Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So let's start our science lecture. So about cell membrane, and previously I was discussing about hypertonic, hypotonic and isotonic solution, and I have given examples also. So in this activity, this one we have done this activity, we have completed this activity. इसमें क्या किया था हमने? What we have done in this activity? This activity will show that in different type of solution, that is hypotonic and isotonic and hypertonic solution, ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस साइड होगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कराया था प्रीवियस लेक्चर में, और इसके बारे में बताया था कि सेम एक्टिविटी जो है इसके पहले जो हमने की थी वो एग से की थी, है ना। याद करो, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम इस एक्टिविटी को। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर उसका मूवमेंट देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू, क्या किया था हमने और क्या करना है हमें इसमें, हमें एक एग लेना है, उसके ऊपर के शेल को जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है उसे रिमूव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आफ्टर दैट ओनली अ थिन आउटर स्किन जो एग के ऊपर रहेगी, बस वही रहेगी एग के ऊपर। उस एग को हम जब प्योर वाटर में डालेंगे 5 मिनट्स के लिए, तो एग जो है आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगा, बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। सेम उसी टाइप का दूसरा एग, डी शेल्ड एग जो होगा, उसे अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे 5 मिनट के लिए, तो क्या होगा ऑब्जर्वेशन, एग जो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में क्या होगा, वाटर जो है वो इनसाइड द एग मूव करेगा। सेकंड कंडीशन में जो अंदर का है एग का मटेरियल, बिकॉज वाटर कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा कम है, अंदर डाइल्यूट है, बाहर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वाटर का परसेंटेज जो है वो कम है, तो एग के अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर निकलेगा और एग जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो सिमिलर एक्टिविटी है यहाँ पर, ड्राई रेजिन्स लेंगे या फिर एप्रिकॉट लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही करके देख सकते हैं। क्या करना है हमें, ड्राई रेजिन जो होते हैं उसे प्लेन वाटर में डालना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, देखेंगे। पहली कंडीशन में क्या होगा, जो आपने जो डाले हैं, रेजिन्स डाले हैं, वो स्वेल हो जाएगी। जब आप प्योर वाटर में डालोगे तो रेजिन स्वेल हो जाएगी, और दूसरा जब आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। सो वही सेम प्रोसेस होगी कि उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो मॉलिक्यूल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ठीक है, so unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. We know that plants roots जो होती हैं, they can absorb water from the soil with the help of osmosis। ये आपको याद रखना है, because roots are made up of cell, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो रूट्स में भी सेल प्रेजेंट है, तो सेल में जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पूरे प्लांट में जाता है, रूट एब्जॉर्ब करती है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, ध्यान रखना है आपको, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड जो प्लांट सेल होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, वो थ्रू ऑस्मोसिस करते हैं। दस डिफ्यूजन, बिकॉज ऑस्मोसिस इज ऑल्सो लाइक डिफ्यूजन, सो दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर in the life of cell, because cell absorb water and gases with the help of diffusion and osmosis process. Okay, understood? In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy in the form of ATP। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं। अब ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या है, आराम से हो जाएगा।
ठीक है ना, उसमें क्या बन गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बस बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वो सेल के अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी का यूज़ होता है उसमें, ठीक है। तो एटीपी यूज़ करके ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, और क्या बताया था मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, बायलिपिड लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर होती है और प्रोटीन्स होते हैं बीच बीच में। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे उसको, लिपिड्स एंड प्रोटीन, एज आई टोल्ड यू बिफोर. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. We cannot see with naked eye. We should use electron microscope if we want to see the structure of plasma membrane. So plasma membrane is made up of lipid bilayer and some proteins. So the flexibility, this is the nature of plasma membrane. What? Flexibility, वो flexible होती है. So the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Remember one thing, that when we are talking about cell, then we are automatically talking about unicellular organism also, because they are made up of only one cell, like amoeba. ठीक है, अमीबा को फूड लेना है तो इन्वायरमेंट से, आउटर इन्वायरमेंट से ही एनगल्फ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही लेना पड़ेगा, तो सेल फ्लेक्सिबल होती है और उसे वो एनगल्फ कर लेती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस. अंडरलाइन दिस सेंटेंस, सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. अमीबा, आ गया आपसे अमीबा का नाम. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सिंगल सेल है वो, तो इसी प्रोसेस के थ्रू वो अपने फूड को लेता है. नेक्स्ट अगेन वन एक्टिविटी इज देयर, एक्टिविटी 5.5. अब यहाँ क्या करना है हमें, फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर. सो यू कैन यूज़ इंटरनेट, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है इसके बारे में आपको क्या करनी है, इंटरनेट के थ्रू उसकी जानकारी आपको पता करनी है. Now two questions are there. How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. तो अभी बताया, उसका आंसर यही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था. ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है. चलो, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन हो गया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है. नेक्स्ट होता है सेल वॉल. सेल वॉल से एक चीज़ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेल वॉल से. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना. सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है, हर एक सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल वॉल प्रेजेंट होती है, एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल वॉल. So plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. rigid covering होती है, और ये क्या करती है, सेल वॉल होती कहाँ है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. क्यों होती है, बिकॉज सेल वॉल प्लांट में इसलिए होती है बिकॉज प्लांट मूव नहीं कर सकते, उन्हें जो भी वेदर कंडीशन है, विंड स्पीड है, टेम्परेचर है, वाटर है, इन सबको उन्हें टॉलरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसके लिए उनके पास एक सेल वॉल, एडिशनल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है सेल्यूलोज. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. जैसा मैंने बोला कि उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल. सो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है ना, जब लूज करती है वाटर, किसके थ्रू करेगी, ऑस्मोसिस के थ्रू करेगी, तो क्या होगा, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. होगा,
ठीक है, क्या होता है, सेल के अंदर से, प्लांट सेल के अंदर से अगर वो वाटर लूज कर रही है तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्लाज्मोलिसिस. दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. ओके, we can observe this phenomena by performing the following activity. Now we'll try to see this phenomena, what, plasmolysis, with the help of this activity. Activity 5.6. क्या करना है अब इसमें हमें, mount the peel of a rio leaf in water on a slide. उसका लीफ का पील निकालो, उसको रखो, वाटर में पील करना है, माउंट कर देना है. उसके बाद उसको हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखना है. ठीक है, तो स्मॉल कलर के, नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स, स्मॉल से ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखेंगे आपको, वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. Now what we have to do, put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. We have to do this activity in slide only, on the slide only. ठीक है, तो क्या करना है हमें, strong solution किसका, शुगर या सॉल्ट का, उसमें माउंटेड लीफ जो है स्लाइड में, उसमें हमें डालना है. एंड वी हैव टू वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक है ना, what do we see. दूसरा क्या करना है आपको, देखो अब क्या करना है, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, बॉयल किया हमने कुछ मिनट के लिए. दिस किल्स द सेल. बॉयल कर देंगे बहुत ज़्यादा तो किल हो जाएगी सेल. ठीक है, अब फिर से माउंट करेंगे एक लीफ को, स्लाइड में रखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे. अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे. पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड. 1 मिनट के लिए वेट किया हमने, 1-2 मिनट के लिए, और उसे ऑब्जर्व करेंगे दोबारा से. ठीक है, व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ. क्या होगा बताओ, इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आएगा. तो पहले वाले जब हम करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जब हम डालेंगे उस लीफ में, तो क्या होगा, सेल से सेल जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल आएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी. लेकिन सेकंड कंडीशन में, क्योंकि हमने बॉयल कर दिया है, सेल किल हो गई है, तो उसमें प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी. ठीक है, डेड सेल में प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी. तो क्या समझ में आया कि ऐसे दिखाई पड़ा हमें कि ओनली लिविंग सेल्स, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स. ठीक है, cell wall permits the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute, it means hypotonic एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. ठीक है ना, अब देखो हमने क्या देखा कि सेल जो होती है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, उसके अकॉर्डिंग ऑस्मोसिस होता है उसमें. तो अगर आउटर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन का डिफरेंस आया तो हो सकता है कि सेल बर्स्ट हो जाए, सेल श्रिंक हो जाए. तो इतनी थोड़ी बहुत कंडीशन ऐसी हार्श होती है, तो सेल जो है ऐसे बर्स्ट नहीं होती और श्रिंक भी नहीं होती. क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल उसे हेल्प करती है कि वो उसे थोड़ा सा टॉलरेट करे. ठीक है, जो प्लांट्स में, फंगस में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, तो वेरी डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक जो एक्सटर्नल मीडियम है अगर, तो उसमें वो थोड़ा टॉलरेट करती है विदाउट बर्स्टिंग. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. ठीक है, सेल स्वेल हो जाएगी. द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. Then the cell exert an equal pressure against the swollen cell. ठीक है, then because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surroundings medium than animal cell. इसलिए cell wall present होती है उसमें. प्लांट सेल कुछ बैक्टीरिया में एंड फंगस में प्रेजेंट होती है. ठीक है, समझ में आ गया सेल वॉल का फंक्शन आपको. और सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट. ठीक है, and the cell wall is made up of cellulose. So in herbivorous animal, for digestion of cellulose एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं पेंडिक्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट है न्यूक्लियस. जो हमने कहा था ना मेन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो एक मेम्ब्रेन हो गई, देन न्यूक्लियस हो गया. तो अभी हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल. सो मैनी एक्टिविटी, सो मैनी. ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं किससे रिलेटेड होती हैं, न्यूक्लियस से रिलेटेड होती हैं.
Remember the temporary amount of onion peel we prepared at starting. We have prepared onion peel, amount of onion peel. तो उसमें हमने क्या देखा था, आयोडीन सॉल्यूशन में डाला था, उसके बाद हमने देखा था उसे माइक्रोस्कोप में. तो और आपने लैब में भी किया है, जो हम सेफ्रानीन से या फिर दूसरे और भी जो डाई हैं हमारे, उससे हम करते हैं अनियन पील को. तो हमें, अगर हमने बहुत अच्छी बनाई है स्लाइड, तो हमें डॉट डॉट दिखाई पड़ते हैं. बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में हमें डॉट भी दिखाई पड़ते हैं बीच बीच में. वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है. ठीक है, वो न्यूक्लियस हमें दिखाई पड़ता है. According to their chemical composition, different regions of cell get color differently. ठीक है ना. जैसे हम इसकी बात करें, आयोडीन सॉल्यूशन से हमने किया. अगर हम विदाउट उसके करें, ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, उसे ट्राई करो, अब डिफरेंस देखो तो क्या होगा, अलग अलग कलर का दिखेगा. केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इसलिए वो कलर भी अलग दिखता है. कुछ रीजन जो होता है वो डार्क दिखता है, कुछ रीजन जो होता है वो लाइटर दिखता है. अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रन इन सॉल्यूशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया, and methylene blue solution to stain the cells. We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. हमने अब तक अनियन का देखा है, अब हम किसका देखते हैं, अपनी बॉडी का सेल देखते हैं. ठीक है, क्या करना पड़ेगा इस एक्टिविटी में, चलो देखते हैं. Let us take a glass slide with a drop of water on it. Okay. देन यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, सिंपल सी छोटी सी आइसक्रीम स्पून जो होती है उसे लेंगे हम. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक. अपने चीक का इनसाइड का सरफेस जरा सा स्क्रैप करना है, बिल्कुल हल्का सा, कोई हार्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा स्क्रैप करना है. देन डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? यस. Then what we have to do, with the help of a needle we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. So first of all we should क्या करना चाहिए हमें, कि पूरा प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी. ग्लास स्लाइड, वाटर, ये सब प्रिपेयर रखो. जितने भी आपको एपरेटस यूज़ करने हैं वो सब हमें प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे. तो ग्लास स्लाइड ले लिया हमने, उसमें वाटर की ड्रॉप डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद उस आइसक्रीम स्पून से हम जेंटली, बिल्कुल आराम से अपने चीक्स के अंदर के पार्ट को ज़रा सा स्क्रैप करेंगे. जो मटेरियल आएगा उसे नीडल की हेल्प से ट्रांसफ़र करेंगे उसे पूरे ग्लास स्लाइड में, और उसको इवनली पूरा स्प्रेड कर देंगे. ठीक है, नाउ उसमें हम डालेंगे अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन. मिथाइलिन ब्लू इज़ ऑल्सो अ डाई, कलर करने के यूज़ आती है. तो मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे. अब उस मटेरियल को जो हमने, अब उसको क्या कर दिया, स्टेनिंग कर दी हमने, स्टेन कर दिया. उसके बाद हम उसे ऑब्जर्वेशन के लिए देखेंगे माइक्रोस्कोप में. उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कवर स्लिप लगाना पड़ेगा. विदाउट कवर स्लिप हम ऐसे माइक्रोस्कोप में नहीं देखते हैं. ठीक है, ग्लिसरॉल डाल के कवर स्लिप लगा के उसे देखेंगे. क्या दिखाई पड़ेगा, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट. तो अभी तो नहीं करेंगे, तो कैसा दिखेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. Was there a darkly colored spherical or oval dot like structure near the center of each cell? जब हम देखेंगे सेल को, स्मॉल स्मॉल से सेल्स दिखाई पड़ेंगे, और उसके बीच बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा हर सेल के अंदर. ठीक है, ये जो होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस. ओके, वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील सेल्स? क्या उसी के जैसा था? थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही. अनियन सेल जो थी वो प्लांट सेल थी, और अभी हम क्या देख रहे हैं, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल का हम देख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या था, न्यूक्लियस था. सो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग. ठीक है, जैसे सेल में मेम्ब्रेन होती है, सेम वैसे ही न्यूक्लियस में भी कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, जैसे उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल की कवरिंग को, लेयर को सेल मेम्ब्रेन, ऐसी न्यूक्लियर की लेयर को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड same like cell membrane, in nuclear membrane also has pores. It is also porous which allow the transfer of material. ठीक है, एक अब जो भी इसमें सिमिलैरिटीज़ आ रही है वो ध्यान रखना. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ pores which allow the transfer of materials from inside the nucleus to its outside. ठीक है,
अब इसमें इन्वायरमेंट में इनसाइड आउटसाइड में क्या होगा, इनसाइड तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और आउटसाइड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड क्या हो गया, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, जो इसके बारे में हमने बात की थी, साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बोला तुम्हें कि इनसाइड मटेरियल जो होता है वो आउटर इन्वायरमेंट में पास होता है, तो एक्चुअली उसमें होता क्या है ये भी पता होना चाहिए हमको। सो चलो फिर वो देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ओके, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। कब दिखाई पड़ेंगे आपको रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है पहले वो क्रोमेटिन मैटर होता है, कुछ नहीं दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। रॉड शेप्ड आपको कब दिखाई देंगे, जब सेल अबाउट टू डिवाइड होगी, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। देखो नया वर्ड आ गया यहाँ पर, DNA पहले भी पढ़ाया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो DNA इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं किस फॉर्म में, DNA मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो क्रोमोसोम में किससे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। अब DNA क्या होता है, DNA में क्या कैसे होता है पूरा, और उसमें क्या कंटेन होता है। सो DNA मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं वो DNA जो मॉलिक्यूल होते हैं, नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी ज़रूरी है सारी DNA में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन अ सेल सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस DNA इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मैटर। तो मैंने क्या बोला आपको, डिवाइड होना स्टार्ट होगा तो आपको रॉड शेप, उसके बाद डिफरेंट शेप्स दिखाई पड़ेंगी। जब डिवाइड नहीं हो रहा तब क्रोमेटिन मैटर के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ठीक है। एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आ गया कि जब पहले वो ही प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मैटर प्रेजेंट होता है, मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल में, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, डिवाइड होना स्टार्ट करती है, तब क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमें देखना है कि न्यूक्लियस का रोल क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आपको इसी को रिवाइज करना है और पढ़ना है अच्छे से। जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आज, वो सारी चीज़ें ढंग से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा एक साथ कवर नहीं करना है। एवरी थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पूरी बुक को लाइन टू लाइन आपको रीड करना है, तो ही आप प्रॉपरली समझ पाओगे, अदरवाइज कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी। सो इसलिए क्या करना है आपको, जितना अभी मैंने पढ़ाया, जितना मैंने पहले पढ़ाया था, सबको रिवाइज़ करना है, सबको बार बार पढ़ना है, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे, एक एक चीज़। अब देखो इस वाले पूरे पैराग्राफ में कितनी सारी चीज़ें आ गई जो हमें पूरी याद रहनी चाहिए, जैसे क्रोमोसोम है, DNA है, उसका नाम है, कंपोजिशन है, ठीक है। उसमें एक वो भी हो गया है कि प्रोटीन होता है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो हर एक चीज़ को लर्न करने के लिए हमें उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट। तो फिर क्या करना है आपको, अब इसे रीड करना है, अच्छे से पूरा समझना है, पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक और होमवर्क क्या था, इसके पहले के 2 क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे, ये बता रही हूँ। दीज 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको इसके पहले जो पढ़ाया था उसमें से सर्च करना है, ठीक है। उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे।
बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो अपने वर्ड में भी लिख सकते हो और बुक से देख के भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो आप कर लेना। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द plasma membrane called a selectively permeable membrane? I think कि this thing selectively permeable membrane मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आपको ये लिखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार चैप्टर पढ़ो और फिर से एक बार सुनो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, और फिर इसका आंसर लिखो, ठीक है। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, दिस यू हैव टू डू। सेल वॉल के बारे में पढ़ना है आपको, और जो अभी न्यूक्लियस के बारे में, फंक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।